Hello everyone, welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter Structure of Atom. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, है ना। आपको लगे अचानक से वेव कैसे आ गया, तो बच्चे हुआ क्या कि हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। अब एटम के स्ट्रक्चर में हमने जितने भी मॉडल्स अभी तक डिस्कस किए हैं सब ये मान के चल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है ना। और उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो सेट नहीं हो रहे थे। थॉमसन मॉडल आपने फ्लॉप कर दिया, फिर रदरफोर्ड मॉडल तो आप प्रॉपर बता नहीं पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर क्यों नहीं रहा है। आफ्टर दैट बोर्स मॉडल, जिसको हम कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था कि बोर ने भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसिडर करके और अपना मॉडल प्रपोज किया। तो कुछ एक्सक्यूजेस आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सिर्फ इस वजह से कि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी पजेस करते हैं, है ना। अब देखो साइंस की इसी टाइम दो ब्रांचेस जो है उन पे अलग अलग सेपरेटली स्टडी चल रही है। एक आपका चल रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हम कहेंगे वो तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज बड़े पार्टिकल पे काम करते हैं, है ना। लेकिन साथ साथ में एक इंडिपेंडेंटली सेपरेट ब्रांच चल रही है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटा, है ना। आपको क्या करना है, लाइट को वेव मानना है तो फोटोन भी मानना है, पार्टिकल भी मानना है, और अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसको पार्टिकल के साथ साथ वेव भी मानना है। मतलब ले दे के वेव जो है वो हर पार्टिकल के साथ साथ कनेक्टेड है। अब ये ब्रांच को हिजनबर्ग इसके सपोर्ट में बोल रहा है, डी ब्रोगली इसके सपोर्ट में बोल रहा है, श्रोडिंगर, है ना। श्रोडिंगर ने इस ब्रांच को जो है स्पेशली अपनी तरफ से जो है वो डिजाइन किया है या अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो दिए हैं, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है नॉर्मली वेव क्या होती है ना, वेव क्या है, तरंग क्या है। तो हम कहेंगे जैसे अगर पानी में अगर मैं पत्थर फेंक दूं, है ना, जैसे हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वेव्स बनती, तरंगे बनती। तो मैंने अपनी एनर्जी पानी में पत्थर फेंक कर ट्रांसफर की और वो एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर हुई, वेव्स बनी, मतलब क्या हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई, है ना। क्योंकि हम किसी को धक्का देते तो आगे जाके गिरता है। सिमिलरली पानी में पत्थर फेंका तो रिपल्स बनी, वेव्स बनी, तो एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है ना। और वो रैपिड है, पार्टिकल में आप इतना रैपिडली नहीं बता सकते हो, इतना रैपिड तरीका है एनर्जी ट्रांसफर करने का कि अगर आप कोई भी चीज़ को क्या कंसिडर करो, वेव फॉर्म में कंसिडर करो। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ऐसे रेडिएशन, ऐसी वेव्स। अच्छा रेडिएशन बोलो वेव्स बोलो एक ही है, टेंशन नहीं लेना है रेडिएशन क्या वेव्स क्या है, ठीक है। तो देखो रेडिएशन, चलो मान लो ऐसी सिंपल बात करते हैं कि मान लो हम सनराइज होता है, तो सनराइज होता है तो 8 मिनट के अंदर अंदर हमारी पूरी अर्थ जो है वो कवर हो जाती है सनलाइट से, है ना। तो हम कहेंगे हाँ सन की रेज जो है वो धरती पे पहुंच जाती। अब सन रेज धरती पे पूरी अर्थ को क्या कर रही है, कवर कर रही है, और हम थोड़ा थोड़ा हीट फील करने लग जाते, है ना भाई। दिन के 10 बजे 12 बजे तो धूप बहुत चढ़ गई है, 1 बजे तो बहुत तपता हुआ हो गया, और जैसे सनसेट होता है तो हम कहते हैं कि हाँ अब हीट थोड़ी कम हो गई। तो सन से आपको हीट मिल रही है, सन से आपको रेडिएशन मिल रहा है, तो हम जो गर्मी है ना, गर्मी नहीं बोल के हम उसको रेडिएशन बोल रहे हैं, और रेडिएशन ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, मतलब ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने वाली है ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होने वाली है ना, ये उन दोनों के परपेंडिकुलर चलती है। आई बात समझ में। तो हम कहेंगे जब भी कोई हीटिंग फिलामेंट है, कोई ग्लोइंग हॉट ग्लोइंग बॉडी है ना, कोई चीज़ को मान लो मैंने रॉड को गर्म कर दिया, कोयले को गर्म कर दिया, होली का दहन हो गया, तो क्या होती है, गर्मी निकलती है ना। सन से भी क्या होती है, हीट निकलती है, हीट ट्रांसफर होती है। तो वो हीट ही, वो रेडिएशन ही, है ना, क्या है, तो हम कहेंगे वो रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जबरदस्ती बीच में क्यों डाल रहे हो, तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है इनके अंदर, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, है ना, 90 डिग्री पे होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इसलिए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होती है ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती है, डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा एक बात तो समझ में आ रही है कि कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, कोई भी ना फिलामेंट को हीट करते हैं, तो जो हीट निकल रही है, जो रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएंट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इनमें दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और पाथ ऑफ प्रोपेगेशन जिस हिसाब से चल रहा है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब सन से अर्थ तक तो सनलाइट आई जाती, गर्मी भी पहुंच जाती है, रेडिएशन ट्रांसफर हो जाते हैं,
बिल्कुल हो जाते हैं। तो कोई मीडियम चाहिए तो हम कहेंगे नहीं यार, हीट ट्रांसफर के लिए तो कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो ये वही रेज है जिनको चलने के लिए, जिनको प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। अब सन और अर्थ के बीच में ट्रैवल करना है तो आपको और मुझे थोड़ा ट्रैवल करना है, उसमें तो जन्म लग जाएंगे हमारे को, है ना। तो इनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। अब आप सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और इनका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, ठीक है। तो बस यही थियोरी आपको लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। तो देखेंगे, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। ये वेव्स प्रोड्यूस किससे हो रही है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करने के बाद ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही है और इनका जो पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है क्या इसका थियरी क्या था। तो बच्चों इस थियरी के मेन पॉइंट्स जो है, फर्स्ट है द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और इसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। कोई भी सोर्स अगर लगातार एनर्जी दे रहा है ना, बड़े अमाउंट पे अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो हम रेडिएशंस या रेडिएंट एनर्जी पे बात करेंगे, ठीक है। अब ये रेडिएशंस में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन तो भाई ये रेडिएशन चलेंगे कैसे, तो हम कहेंगे इनमें वेव कैरेक्टर है और ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इन वेव्स को चलने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सन रेज जो है, रेज फ्रॉम द सन रीच अस थ्रू स्पेस विच इज नॉन मटीरियल मीडियम, तो सन से अर्थ तक रेज पहुंच जाती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है तब भी पहुंच जाती है। तो इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तुमसे पूछा जाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। तो भाई कौन कौन सी वेव्स जो है आपको बताना है, कौन कौन सी वेव्स जो है वो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मान लूँ। क्या मैं कैथोड रेज को मान लूँ, तो डिफ्लेक्ट हो गई थी ना कैथोड रेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। क्या मैं एनोड रेज को मान लूँ तो वो भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या मैं अल्फा पार्टिकल को मान लूँ तो न्यूक्लियस से रिपल हो गया, वही तो आया था। तो हम कहेंगे नहीं, ये नहीं है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं, लाइक गामा रेज, वो नहीं डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, फिर वेव्स पढ़ रहे हो तो वेवलेंथ की भी बात करो, फ्रीक्वेंसी की भी बात करो, वेव नंबर की बात करो, एम्पलीट्यूड की बात करो, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी वेव्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब देखो इनके लिए तुम एक जिंगल याद कर लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और जिंगल है हमारे पास रैम या राम, IV, UV, XY कौन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लर्न करने का जिंगल क्या है, राम, IV, UV, XY कौन। अब बच्चे राम RA, तो राम से बनेगा रेडियो वेव्स, है ना, RA से क्या बनेगा, तो हम कहेंगे रेडियो वेव्स। M से क्या बनेगा, तो हम कहेंगे M से बनेगा माइक्रोवेव्स। I, तो I से बनेगा बच्चों इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड रेज वेव्स लिखो एक ही बात है, ठीक है। I हो गया। V, तो V से बनेगा विजिबल, V से बनेगा विजिबल रेज या वेव्स। UV, तो UV से बनेगा अल्ट्रा वायलेट वेव्स, ठीक है। रैम, IV, UV, X, तो भाई X से एक्स रेज, क्या दिक्कत है, X फॉर एक्स रेज,
है ना। और वाई तो देखो गामा को ऐसे तो लिखते हैं वाई फॉर्म में, तो वाई से गामा रेज। और कौन तो जो बहुत खतरनाक होती है सन के अराउंड, है ना, तो हम कहेंगे कॉस्मिक रेज, स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, तो कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेज जो है, ये सारे के सारे रेडिएशंस जो है, इनको हमने कंसिडर किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। क्यों, तो भाई इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दोनों के 90 पे इनका पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है। क्लियर, तो इनको हमने कंसिडर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें एनडीए में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी है इस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो हमने सारी वेव्स पढ़ ली, तो हम कहेंगे हाँ रेडियो थी, माइक्रो थी, इंफ्रा थी, विजिबल थी, अल्ट्रा वायलेट थी, है ना, फिर एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज भी थी। ठीक है, अब सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है और सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है। अब वेवलेंथ क्या मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी तो समझते हो ना। मान लो मैंने दो वेव्स बनाई, मान लो एक वेव मैंने ये बनाई, एक वेव मैंने ये बनाई, और एक वेव मैंने ये बनाई, तो मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी तेज किसकी है, तो तुम कहोगे इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत तेज लग रही, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, इसकी और कम है ना। तो भाई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एनर्जी, अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो भाई एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इनको अरेंज करते हो तो आप इसे बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हम बताएंगे, ठीक है भाई, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या तो आप इनको फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, या फिर आप क्या करो, वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और तो आप बताएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उसे हम क्या बोलेंगे, तो बच्चे उसे हम बोलेंगे इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या है, तो देखो मान लो मैंने ये वेव बना दी, है ना, तो बच्चे जो मैंने ये वेव बनाई है, इसमें ये वाला पार्ट तो होता है क्रेस्ट। ठीक है, वेव तो समझ में आती है, ऐसे वेव बनाते, और ये क्या है, तो हम कहेंगे ये वाला पार्ट है ट्रफ, है ना। तो दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, अभी आगे इसको पढ़ने वाले, तो ये लैम्डा है, तो लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब कैसे देखो, तो हमने तो सीक्वेंस पढ़ लिया ना वैसे, है ना, हमारा सीक्वेंस क्या है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेडियो। मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया ना, वही सीक्वेंस लिखो, तो सीक्वेंस आपका ये था, क्या था, तो हम कहेंगे रैम, IV, UV, XY कौन, रैम, IV, UV, XY कौन, है ना। तो बच्चे सबसे पहले रेडियो वेव्स, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो लैम्डा यानी वेवलेंथ, तो लैम्डा रेडियो वेव, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है, तो रेडियो वेव। देन लैम्डा माइक्रोवेव, ठीक है, देन लैम्डा इंफ्रारेड, आई मतलब इंफ्रारेड, फिर V से तो हम कहेंगे विजिबल, देन तो हम कहेंगे UV अल्ट्रा वायलेट, फिर तो हम कहेंगे एक्स रेज, है ना, और लास्ट में हम कहेंगे कॉस्मिक रेज। ठीक है,
तो लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है न्यू कॉस्मिक, है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कॉस्मिक। देन तो हम कहेंगे गामा रेज, देन तो हम कहेंगे एक्स रेज, फ्रीक्वेंसी इसके बाद है एक्स रेज, देन तो भाई अल्ट्रा वायलेट, आफ्टर दैट तो इंफ्रा, नहीं इंफ्रा नहीं है ना, वी है विजिबल, फिर तो हम कहेंगे विजिबल के बाद क्या है इंफ्रारेड, है ना, आई के बाद यूवी था ना, आई वी यू वी, ठीक है, आई वी यू वी, है ना, और फिर तो फ्रीक्वेंसी, उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने, हाँ, सबसे ज्यादा कॉस्मिक हो गया, देन आपके क्या हो गया गामा हो गया, देन एक्सरेज हो गया, देन अल्ट्रा वायलेट हो गया, देन विजिबल हो गया, देन तो हम कहेंगे इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, फिर तो हम कहेंगे अब फ्रीक्वेंसी आई माइक्रो, और लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी तो रेडियो, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है या वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, हाँ लैम्डा बढ़ रहा है ना, वही ठीक है ना, मैंने दोनों सही लिखे, हाँ यहाँ मैंने लैम्डा हाईएस्ट लिखा है, रेडियो वेव का वेवलेंथ ज्यादा है, और यहाँ मैंने लिखा है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो लीस्ट है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन उल्टा है, ध्यान से देखो, वहां पे कॉस्मिक का वेवलेंथ लीस्ट है, यहाँ कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी क्या है मैक्सिमम है, और आपको लग रहा है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इनवर्स भी आ रहे हैं, और ये चीजें हैं क्या, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है ना, कौन कौन सी होती है, कौन सी रेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बस ये हमारे पास जो है ना रैम, आईवी, यूवी, एक्स, वाई, कौन, ठीक है, रेडियो वेव एक हो गई, माइक्रोवेव दूसरी हो गई, इंफ्रारेड तीसरी, विजिबल फोर्थ, यूवी फिफ्थ, एक्सरेज सिक्स्थ, और गामा रेज तो ये हो गई सिक्स्थ, ठीक है, सॉरी सेवन। तो ये टोटल कितनी रेज है तो हम कहेंगे ये 7 रेज है, ठीक है। तो ये 7 रेज को हमने कंसिडर किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। अभी कैथोड रेज तो कोई स्पीड ऑफ लाइट से चलती नहीं थी, इलेक्ट्रॉन तो कभी स्पीड ऑफ लाइट से चल नहीं सकता, स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट है, जितना भी हमारा ज्ञान है आज तक का उसमें सबसे तेज गति किसकी है तो हम कहेंगे लाइट की, इससे ज़्यादा हमें आज तक कुछ नहीं मिला है, तो हम इसको हाईएस्ट मान के चलेंगे। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स भी वेव्स पढ़ रहे हो तो वेव्स के कैरेक्टर भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, तो फर्स्ट वेव का कैरेक्टर है हमारे पास वेवलेंथ, कि अगर आप वेव पढ़ रहे हो तो वेवलेंथ की जानकारी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो हम एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं भैया, अब इस वेव में जो टॉप पॉइंट है बच्चे ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, है ना, और ये बॉटम पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। अब वेवलेंथ होता क्या है तो हम कहेंगे वेवलेंथ दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये वेवलेंथ होता है, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा। अब जनरली वेव इतनी छोटी है तो वेवलेंथ बहुत छोटी होगी, तो ये मापा जाता है एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, क्योंकि बहुत छोटी वेव्स होती है, बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ होती है ना, तो एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। और अगर मैं आपसे कहूँ नैनोमीटर तो बच्चे नैनो मतलब 9, और छोटी यूनिट है ना तो 10 की पावर -9, तो नैनो मीन्स 9, 10 टू द पावर -9 मीटर। नाउ माइक्रोमीटर तो 1 माइक्रोमीटर, सो माइक्रो इज 10 टू द पावर -6, सो 10 की पावर -6 मीटर। तो आपका वेवलेंथ क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स है। वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, और वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, है ना, कि भाई 1 सेकेंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास हो गई, तो वेवलेंथ बड़ी है ना, तो इतनी बड़ी वेवलेंथ पास होगी 1 सेकेंड में, तो मैं कहूँगी टाइम लगेगा, 1 सेकेंड में इतनी वेव्स बन रही। और वेवलेंथ छोटी है तो देखो मैं कहूँगी 1 सेकेंड में ज़्यादा वेव्स बन जाएंगी, ज़्यादा पास हो जाएंगी,
तो एक सेकंड में कोई पॉइंट से कितनी वेव्स जो है वो पास हो जाती है। मान लो मैंने पॉइंट बना दिया, यहाँ से कितनी वेव्स पास हुई, तो तुमने कहा अगर बड़ी वेवलेंथ है तो इतनी पास होगी, और छोटी वेवलेंथ है तो देखो बहुत सारी वेव्स जो है वो पास हो जाएगी, है ना। मतलब मोटे आदमी हैं, उसको एक पॉइंट को पार कराना है, तो हेल्दी 100-100 किलो के लोग हैं तो टाइम लगेगा, और 10-10 किलो वजन वाले लोग हैं तो हम क्या करेंगे, फटाफट 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 पास हो जाएंगे। सिमिलरली, है ना, वेव बड़ी है तो फिर टाइम कम ज़्यादा लगेगा पास होने में। तो इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो तुम्हें ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी मतलब सेकेंड इनवर्स, एक सेकेंड में कितने चल रहे हो, एक सेकंड में कितने पास कर रहे हो, एक सेकंड में कितने साइकिल बना रहे हो, जो भी काम कर रहे हो एक सेकंड में कितना कर रहे हो, तो नंबर पर सेकंड। तो फिलहाल वेवलेंथ पढ़ रहे हैं, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं या वेव के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है वो आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। अब आप कह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इनवर्स है, क्योंकि देखो लैम्डा ज़्यादा है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है ना। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखूं तो तुम कहोगे भाई इसको देख के तो लग रहा है फ्रीक्वेंसी कम है ना, और फ्रीक्वेंसी कम क्यों है, क्योंकि वेवलेंथ बड़ी है, तो तुम कह रहे हो लैम्डा मोर, ठीक है। और यहाँ तो आप कह रहे हो नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है ना, वेव्स लेंथ छोटी है, ज़्यादा वेव्स निकल जाएंगी, तो लैम्डा लेस तो न्यू मोर। तो इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स होते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट से चलती, तो ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, तो बच्चे अभी मैंने तुम्हें कहा था फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक सेकंड में कितने चक्कर बने, कितने चक्कर तुमने लगा लिए, कितनी साइकिल्स बन गई, कितनी वेव्स बन गई, वो है। तो फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड इनवर्स। और लैम्डा क्या है, तो भी लैम्डा तो डिस्टेंस है ना, वेवलेंथ है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, तो लैम्डा तो मीटर में है, ठीक है। अब आप कह रहे हो न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी न्यू और लैम्डा क्या है, तो मैं कहूँगी न्यू इंटू लैम्डा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो तुम ध्यान से सोचो, ये मीटर है, ये सेकेंड इनवर्स है, लैम्डा क्या है, मीटर है, ये सेकेंड इनवर्स है, तो मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। और वेलोसिटी तो लाइट, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं तो उसकी तो वेलोसिटी फिक्स्ड है, कोई पार्टिकल होगा तो ठीक है बार बार अलग अलग स्पीड से चलेगा, लेकिन वेलोसिटी इसकी तो कांस्टेंट है। तो न्यू इंटू लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो मैं कहूँगी न्यू इक्वल्स टू c/λ, है ना। और न्यू इंटू लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वो रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना भाई। c क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ c तो स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स होती है ना। आप ये तो नहीं कहोगे आज लाइट की स्पीड कम है, आज लाइट की स्पीड ज़्यादा है, क्या आज धूप तो निकली है लेकिन ना सन से तो निकल गई, पर आज हमारे यहाँ आधे घंटे लेट आएगी और आज जल्दी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, फिक्स है, 8 मिनट लगते तो 8 मिनट ही लगते। तो लाइट का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और वो है एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 30 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁻² मतलब 1 करोड़, तो एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर लाइट चल लेती है, ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, वेव नंबर की बात करें तो वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, है ना। अगर कोई पूछे वेव नंबर तो न्यू बार। अब वेव नंबर है नंबर ऑफ वेव्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि आप 2 पॉइंट्स बना दो, अब देख लो कितनी वेव्स बनी, तो फिर कितनी वेव्स बनी काउंट करना है। तो देखो अगर मान लो ये वेवलेंथ है तो गिन लो, और वेवलेंथ थोड़ी छोटी कर दो तो गिन लो, काउंट तो तुम्हें करना ही। तो तुम क्या कहोगे भाई 2 पॉइंट के बीच में कितनी वेव्स बन रही है, तो लैम्डा छोटा होगा तो वेव्स ज़्यादा बनेंगी, और लैम्डा कम होगा तो वेव्स, हाँ लैम्डा कम होगा तो वेव्स ज़्यादा बनेंगी, और लैम्डा की वैल्यू बड़ी है तो वेव्स तो कम बनेंगी, क्योंकि मुझे डिस्टेंस बड़ी लग रही है तो नंबर कम हो जाएगा। तो न्यू बार एक्चुअली नंबर है और वो इनवर्स है 1/λ, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स बिटवीन 2
पॉइंट्स कह दो या एक साइकिल में कह दो कितनी यूनिट्स आपकी वेव्स बन रही हैं, दैट इज न्यू बार यानी 1/λ। तो लैम्डा फाइंड कर लो। लैम्डा कैसे फाइंड करोगे, तो न्यू इक्वल्स टू c/λ ही, तो उससे लैम्डा फाइंड कर लो, c/न्यू कर लो, और न्यू बार पूछो तो 1/λ कर लो। अब यूनिट क्या होगी, तो बेटा लैम्डा इनवर्स मतलब 1/λ है ना, तो यूनिट क्या होगी, तो लैम्डा की यूनिट मीटर थी, तो ये मीटर इनवर्स होगा, सेंटीमीटर इनवर्स होगा, पर नैनोमीटर, पर एंगस्ट्रॉम ऐसे होगा। ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड, तो अगर मैं कोई वेव डिजाइन करूं, मान लो मैंने ये वेव बनाया, तो ठीक है, वेव बनाते ही तुम समझ जाओगे कि भाई ये दो क्रेस्ट है, ये वाला ट्रफ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज लैम्डा। अब हाइट ऑफ क्रेस्ट ये चीज, या डेप्थ ऑफ ट्रफ ये चीज, ये सब क्या है, तो भाई ये भी तो एम्पलीट्यूड है। तो अगर कोई पूछे एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम कहेंगे कोई वेव में हाइट ऑफ द क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको हम ए से डिनोट करेंगे, है ना, ए फॉर एम्पलीट्यूड। और हाइट बोलो चाहे डेप्थ बोलो होगी तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, मीटर लिख दो, सेंटीमीटर लिख दो, एंगस्ट्रॉम लिख दो, बस। क्लियर। सो ये है हमारे वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं एनसीईआरटी की, है ना। तो देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट देखो, मेडिकल में तो यूं कहीं एनसीईआरटी क्वेश्चन लग जाता है बिना क्या बोलते हैं डेटा चेंज किए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नीट में आ जाता है ना। तो आपको एनसीईआरटी करने के बाद ही, एक होता है ना घर से बाहर निकलने से पहले हम पूजा पाठ करके जाते हैं, या पेरेंट्स के पाँव छू के जाते हैं, या हाथ जोड़ के जाते हैं, कुछ तो हम घर से बाहर निकलने से पहले करके जाते हैं। सिमिलरली कोई भी शीट, कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी आपका कोचिंग का मटेरियल हो, है ना, ऑनलाइन टेस्ट हो, कुछ भी करने से पहले एनसीईआरटी करके जाओ, बिना उसके मतलब घर में तुम किसी को मान ही नहीं रहे हो, ऐसे ही निकल रहे हो, वो चीज़ हो जाएगी। तो एनसीईआरटी मस्ट है, इसको करके जाइए। ठीक है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। सो प्रॉब्लम नंबर 2.4 ये बुक का है ना, एग्जाम्पल है या इंटेक्स्ट आई थिंक। तो द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट, वेवलेंथ दी हुई 400 नैनोमीटर, और रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब एक तो तुम्हारे पास रेड जोन है, एक आपके पास वॉयलेट जोन है। ठीक है। अब रेड जोन में आपके पास जो वेवलेंथ है लैम्डा, दैट इज 400 नैनोमीटर। अब बच्चे एक नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर, तो 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है न्यू, मैंने फॉर्मूला बताया था न्यू इक्वल्स टू c/λ। ठीक है, चलो वॉयलेट बाद में कर लेते पहले। तो न्यू इक्वल्स टू c/λ, तुम्हें न्यू रेड जोन में फाइंड करना है। तो c कितना है, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और लैम्डा कितना है 400 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। ये 20 लेस कर देती हूँ, 10 टू दी पावर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 3/4 इंटू ये हो गया 10 टू दी पावर 6, और 9 ऊपर गया तो प्लस का 9, तो 10 टू दी पावर 15। तो भाई न्यू आ गया तुम्हारे पास 3/4 यानी 0.75 इंटू 10 टू दी पावर 15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे रेड जोन की। सॉरी, वॉयलेट टू रेड है ना, ये कौन सा है, वॉयलेट है, सॉरी, है ना, दिस इज वॉयलेट जोन, है ना, और ये न्यू भी क्या है, दिस इज वॉयलेट जोन। ठीक है। नाउ रेड जोन में वेवलेंथ कितना है 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर हम रेड जोन की बात करें तो लैम्डा है 750 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10 टू दी पावर -9 मीटर। नाउ अगेन आपको फ्रीक्वेंसी न्यू फाइंड करना है, तो न्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला आपका ये लगेगा c/λ, वापस लिखने की जरूरत नहीं। c क्या है, तो c स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 10 टू दी पावर -9। तो न्यू इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देती हूँ 3/75। ठीक है, एक पावर कम कर दूँ तो 10 टू दी पावर 7, और 9 ऊपर आ जाएगा
तो 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया, सो 16। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो 3/75 इंटू 10⁻16 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। आप चाहें तो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज भी साइकिल पर सेकेंड ही होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व आप कर लेंगे इसको। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। तो भाई आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी है 1368 किलो। तो बच्चे किलो आते ही 1000 दिमाग में आता है ना, तो 1368 किलो मतलब 1000 हर्ट्ज। ठीक है, क्या फाइंड करना है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ यानी लैम्डा। और विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। तो भाई इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, तो तुम देखो, आप क्या बता रहे हो, विविध भारती रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, है ना, रेडियो स्टेशन। तो रेडियो वेव्स, टेलीफोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स होती है जिनका लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो टीवी से रिलेटेड हो, रेडियो स्टेशन से रिलेटेड हो, टेलीफोन से रिलेटेड हो, ये सब की सब क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है। ठीक है, और बाकी तुम्हें क्या करना है, इसका लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, तो हमने कहा था न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू। सी आपका है 3 इंटू 10⁸ ठीक है, मीटर। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1368 किलो हर्ट्ज 10⁻3। देन 10⁻3 और 10⁻8 कैंसिल कर दो, 10⁻5। ठीक है, और 10⁻5 को मैं ऐसे लिख दूँ 3000 इंटू 10⁻2। 10⁻5 है ना, तो 3 0 ये रहे, 2 0 ये रहे, डिवाइडेड बाय 1368। कैलकुलेशन एग्जामिनर आपसे देखना चाहेगा। अच्छा, इसको जो 2 साल पहले मेडिकल में पूछा था ना, तो आई थिंक इसका आंसर क्या था, मतलब 219 और 218 बहुत पास आंसर था। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मांगी उसने, है ना, मतलब 0.1 का ही कुछ डिफरेंस था। तो लाइक 3000 डिवाइडेड बाय 1368, है ना। तो जैसे देखो ये 2.19 है, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर था इसका 2.19। और अगर पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा क्या बोलते हैं 2.19 का अगला डिजिट, उससे आंसर डिसाइड होगा ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख दो फिलहाल, तो सॉल्व कर लेंगे आप। तो 2.19 इंटू 10⁻2 और ये क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाय 1368 और ये हो गया 10⁻2 यानी 219, है कि नहीं। 2.19 मतलब कितना हो गया, 219 मीटर। और अगर इसको तुम एक बार इसको तुम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालोगे, क्योंकि ना इसी टाइप का क्वेश्चन था, 2.1929, हाँ ऐसा था एग्जैक्ट था। ठीक है ना, अगर आप देखोगे ना इसके ऑप्शंस, तो ये कुछ ऐसा था 2.1929 इंटू 10⁻2, मतलब समझे 219.29 है ना, तो 0.29 को 3 ले लूँ तो 219.3 मीटर, ये आंसर था। अभी 1-2 साल पहले रिसेंटली पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है नीट, है ना, सेम क्वेश्चन। तो फिर ये तो बहुत सिंपल था, क्यों पूछा, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि है ना, जैसे देखो 219 कर दिया, तो ऑप्शन ऐसे थे 219, 219.2 और 219.3। तो जिस बच्चे ने 219.2 लिखा ना उसका गलत हो गया, क्योंकि 219.29 था, तो 29 है तो 30 लोगे ना मतलब, तो फिर आंसर ये बैठेगा 219.3 मीटर। ये थोड़ा ध्यान रखना, बस ये ना फंसाने के लिए था, मतलब आपके 4 नंबर काटे कैसे जाए, क्योंकि ये सवाल तो सबको आता है, इसमें ऐसा है ही क्या, तो फिर इससे आपको फेल कैसे किया जाए, वो कैलकुलेशन देखनी थी। और बायो वालों के लिए था, बायो वाले पॉइंट के बाद 1 डिजिट निकालते हैं, 2 डिजिट निकालते हैं, ठीक है हो गया, है ना। तो ये उसी के लिए था, रिजेक्ट किसको करना है, क्योंकि सब सिलेक्ट तो सभी हो जाएंगे, इतना सरल सवाल है तो सबको ही आता है। तो जो सवाल सबको आ जाता है उसमें भी आपको कैसे एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता है, या तो यूनिट चेंज कर देगा, है ना, या इस तरह का कैलकुलेशन में आपको अटका देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा,
ठीक है, आप देखेंगे 2021 का है बच्चों, 2021 मेडिकल का पेपर में था ये सवाल। चलो नेक्स्ट है कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। तो भाई वेव नंबर मतलब वी हैव टू फाइंड न्यू बार, और फ्रीक्वेंसी मीन्स वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। किसकी? येलो रेडिएशन की, जिसका वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम है। तो बच्चे वेवलेंथ यानी लैम्डा 5800 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर, है ना। ये तो क्लियर है ना। 1 एंगस्ट्रॉम तो मैंने आपको सिखा रखा है, एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर -10, नैनो में होता है 10 की पावर -9। ओके, सो अब आपके पास लैम्डा है। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी न्यू फाइंड कर लो। तो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सी आपका हो गया 3 × 10⁸, लैम्डा आपका हो गया 5800 × 10 की पावर -10। कर लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना न्यू फाइंड करना है। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और लैम्डा हो गया 5800 × 10 की पावर -10। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो आप 2 0 तो यहाँ से लेस कर दीजिए। ये हो गया आपका 10 to the power 6, ठीक है। और अगर मैं इधर 300 कर दूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना, तो 300/58 तो बना लोगे। तब 2 0 मैंने इधर शिफ्ट किए तो ये 10 to the power 4 हो गया, और 10 को -10 को ऊपर ले जाओ तो प्लस का 10, और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। अब 300/58 तुम कर सकते हो। सिमिलरली ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। नाउ वी हैव टू फाइंड न्यू बार। तो न्यू बार इज 1/λ। बोलो, न्यू बार इज 1/λ, एंड लैम्डा 5800 एंगस्ट्रॉम है ना, तो 1/5800 × 10 to the power -10। ठीक है, कैलकुलेशन देखो आपको एग्जाम में खुद करनी है ना। नाउ 1/5800 है ना, तो इसको 1/5800 ही लिखो। और बच्चे 10 to the power -10 है ना, इसको ऐसे लिखो 10 to the power 2 × 10 to the power 2 × 10 to the power 6। ईजी रहेगा आपके लिए। क्यों ईजी रहेगा? तो देखो 10 to the power 2 10 to the power 2 तो कैंसिल हो गया। नाउ 100/58 कर लो, आई थिंक 1.7 समथिंग होगा, है ना, और 10 to the power 6 तो 1.72 मान लो, लमसम लिख रही हूँ मैं, एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करना, × 10 to the power 6। नाउ न्यू बार 1/λ, तो लैम्डा मीटर में है तो यहाँ यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। सो दिस इज वेव नंबर न्यू बार 1.72 × 10 to the power 6 मीटर इनवर्स। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका वेव नंबर कैसे फाइंड करना है, वेव लेंथ कैसे फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो सारा टॉपिक क्लियर है आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव थियरी क्या है ना, और क्यों कह रहे हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, स्पेक्ट्रम कौन सा है ना। स्पेक्ट्रम मतलब लैम्डा का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट कर दो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन है, न्यू बार क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत सरल है, कर लेंगे आराम से। ठीक है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।